जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी में इसकी क्या पोजीशन है। वैसे तो जब हमने इसका मीनिंग किया था तब हमने आपको बताया था ही इज एजेंट ट्रस्टी ऑफ द कंपनी विद अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, यानी कि जो डायरेक्टर होता है उसका कंपनी के साथ एक फिड्यूशरी, एक विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के साथ उसके कुछ और रिलेशंस भी होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है डायरेक्टर एज एजेंट। एज एजेंट कि जो डायरेक्टर है ना वो कंपनी के एजेंट की तौर पे काम करते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो किसके बिहाफ पे, उसके लिए कौन काम करता है, कंपनी के बिहाफ पे कौन काम करता है? इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये कंपनी के लिए जस्ट लाइक एजेंट काम करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एजेंट काम करते हैं। अब क्योंकि ये कंपनी के लिए एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं, तो कंपनी के नाम से किए हुए किसी भी एग्रीमेंट के लिए, कंपनी के नाम से किए गए किसी भी एग्रीमेंट के लिए डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक केस हुआ था फर्ग्यूसन वर्सेस विल्सन का 1866 में। इसमें क्या था कि एक एफ, जो फर्ग्यूसन था एफ, उसे हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, और फर्ग्यूसन जो था उसके पास एक राइट था, एक ऑप्शन था उसके पास कि वो कंपनी के शेयर्स में सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली जो उसको राइट दिया गया था तो उसके अकॉर्डिंग एफ ने अप्लाई किया कंपनी में शेयर्स के लिए। ठीक है, कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन जो डायरेक्टर्स थे ना, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, एफ को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए, बल्कि उन्होंने क्या किया, आपस में ही शेयर्स अलॉट कर दिया, आपस में ही एक दूसरे को शेयर्स अलॉट कर दिया। और एफ को जो राइट दिया गया था कंपनी के शेयर्स में सब्सक्राइब करने का, वो वर्थलेस हो गया। जब उसे कुछ दिया ही नहीं गया तो ऑब्वियस है कि उसका जो राइट था वो वर्थलेस हो गया। ठीक है, एफ ने क्या किया, एफ ने डब्ल्यू को सीव किया। एफ ने डब्ल्यू को सीव किया कि जो डब्ल्यू है वो अपने कुछ शेयर्स जो है वो एफ के नाम पे ट्रांसफर करे। ठीक है, उसने ग्राउंड ये दिया कि उसके पास राइट था और उसका ये राइट छीना गया है, तो अब डब्ल्यू जो है वो उसको अपने कुछ शेयर्स एफ के नाम ट्रांसफर करे। लेकिन जब कोर्ट में केस गया तो वहां पे कोर्ट में जज ने डिसीजन ये दिया कि जो डब्ल्यू है वो एफ के किसी भी एग्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो तो कंपनी का जस्ट एक डायरेक्टर है और वो कंपनी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। जो एग्रीमेंट था वो कंपनी ने किया था, उसके लिए जो डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विल्सन फर्ग्यूसन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ठीक है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू तो उस कंपनी का एक एजेंट था, कंपनी का डायरेक्टर था, वो उसके लिए एज एजेंट ही काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन जहां पे डायरेक्टर जो है, जहां पे डायरेक्टर पर्सनली अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, पर्सनली विद हिज और हर नेम कोई एग्रीमेंट करता है, या जिसमें कंपनी का नाम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, रॉन्ग वे से, जैसे कि सपोज ABC लिमिटेड कंपनी है तो उसने A B&C लिमिटेड कंपनी करके कर दिया। तो अगर इस तरह की कोई गलती करता है या अपने खुद के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। इसमें एक और कंडीशन हम साथ में ऐड करते हैं, दो कंडीशन। एक तो उसने अपने पर्सनली अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, दूसरा कंपनी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया हो, तीसरा पॉइंट ये है कि बियॉन्ड द पावर यानी अल्ट्रा वायरस एक्ट किया हो। ठीक है,
कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट किया हो, मतलब कंपनी के शेयर्स जितने इशू कर सकते थे वो तो कर चुके हैं, इसके अलावा और शेयर्स इशू नहीं कर सकते थे। ठीक है, मेमोरेंडम या आर्टिकल उन्हें परमिशन नहीं देता था कि विदाउट जनरल मीटिंग पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन तब तक डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई एक्ट डायरेक्टर्स करते हैं तो वो भी उनका अल्ट्रा वायरस माना जाता है, तो उस केस में डायरेक्टर जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज एजेंट अगर हम इन शॉर्ट बोलें कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी के एज एजेंट है। अ कंपनी एक्ट्स ओनली थ्रू इट्स डायरेक्टर्स, ये हमें पता है, कंपनी एक्ट्स ओनली थ्रू इट्स डायरेक्टर्स। कंपनी अपने आप तो कोई काम कर नहीं सकती, वो अपने डायरेक्टर्स के थ्रू करती है। जो डायरेक्टर्स हैं एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। वो अपने आप के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए। मेक द कंपनी लायबल, मेक द कंपनी लायबल, कंपनी लायबल ऑन इट, और उस एक्ट के लिए कंपनी लायबल है, एंड नॉट द डायरेक्टर, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स के थ्रू काम कर रही है। डायरेक्टर्स ने एक्ट किया कंपनी के बिहाफ पे, जिसके लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाते हैं। ठीक है जी, कैनॉट बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल या लायबल पर्सनली फॉर एनी डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो है कंपनी के किसी भी डिफॉल्ट के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दे कंडक्ट बिजनेस विद केयर एंड डिलीजेंस, यानी टेक केयर के साथ, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। एंड अकाउंटेबल फॉर ऑल कंपनीज एसेट्स, दे अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ कंपनीज एसेट्स। ठीक है, दे डू नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, वो किसी किस्म का कोई सीक्रेट प्रॉफिट और नहीं कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पर। ठीक है, बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड डायरेक्टर। ठीक है, उन्हें कंपनी के एजेंट माना जाता है, बट एक्चुअली में इन रियल सेंस दे आर नॉट एजेंट्स। ठीक है, एजेंट में और डायरेक्टर्स में डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, जो एजेंट हैं, ठीक है, जो एजेंट है, नोटिस टू एन एजेंट टू अ नोटिस टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम किसी एजेंट को नोटिस देते हैं तो वो उसके प्रिंसिपल को कंसिडर किया जाता है, यानी उसके ओनर को माना जाता है। ठीक है, अगर हमने एजेंट को नोटिस दिया तो वो प्रिंसिपल को नोटिस माना जाता है। लेकिन कंपनी के केस में अगर एज एजेंट डायरेक्टर को कोई नोटिस दिया जाता है तो वो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं, नॉट लायबल। ठीक है, उसके लिए कंपनी को नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, whereas एजेंट्स आर अपॉइंटेड, एजेंट्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड, एंड डायरेक्टर्स दे आर नॉट अपॉइंटेड, दे आर सिलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड, उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनके लिए वोटिंग होती है, उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, एजेंट्स जो है
वो काम करते हैं फॉर कमीशन। फॉर कमीशन एजेंट्स जो हैं वो कमीशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। बट डायरेक्टर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टर के केस में इस तरह का कोई कमीशन नहीं होता, कोई कमीशन का एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है जी। ऑर्डिनरी एजेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्रिंसिपल। जो हमारा एजेंट है वो काम करता है ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। जो उसके मालक ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके बिहाफ पर काम करता है। बट डायरेक्टर जो है वो कंपनी के लिए काम करते हैं, वो खुद डायरेक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेते नहीं है, ठीक है जी। अगर कोई एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन वो प्रिंसिपल की परमिशन के बिना नहीं कर सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का माना जाएगा, एजेंट का नहीं, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने पर्सनल नेम से तो वो कंपनी का नहीं माना जाएगा। अगर उसने कंपनी के नाम से किया है तो वो डायरेक्टर का नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। एजेंट जो है मे नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल। एजेंट कभी भी नॉट डिस्क्लोज नेम ऑफ प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करता। लेकिन डायरेक्टर को कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अपने प्रिंसिपल का, अपनी कंपनी का नाम डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसका मतलब जो डायरेक्टर्स हैं रियल सेंस में एजेंट नहीं है। हम मान रहे हैं कि वो कंपनी के एजेंट हैं, बट इन रियल सेंस दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी। सेकेंड है जी डायरेक्टर एज ट्रस्टीज। जो डायरेक्टर्स हैं क्या वो कंपनी के ट्रस्टीज हैं? देखते हैं हम लोग। एज ट्रस्टीज, अब देखिए इन रियल सेंस दे आर नॉट ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। उन ट्रस्टीज में और डायरेक्टर्स में, जैसे हमने कहा एजेंट्स में और डायरेक्टर्स में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, वैसे हमारे डायरेक्टर्स में और ट्रस्टीज में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। बट फिर भी हम डायरेक्टर्स को एज ए ट्रस्टी कंसिडर कर लेते हैं। किसके लिए? फॉर द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी, फॉर द केयर ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट्स और प्रॉपर्टी की टेक केयर के लिए हम उन्हें कंपनी का ट्रस्टी मान लेते हैं, ठीक है। They account for all the monies. They account for all the money over with their exercise control. ओवर एक्सरसाइज कंट्रोल, ठीक है। मीन्स वो अकाउंटेबल है कंपनी के जो भी फंड्स हैं, जो भी मनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका कहीं भी और रॉन्ग इस्तेमाल ना हो। एक्सरसाइज देयर पावर ऑनेस्टली, वो अपनी पावर्स को ऑनेस्टी के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि डायरेक्टर्स एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज मनी एंड प्रॉपर्टी, कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, जो मनी है, उसका मिस यूज ना हो, उसकी देखभाल अच्छे से हो, उनको प्रॉपरली मेंटेन किया गया हो, उनका मिस एप्लीकेशन ना हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? डायरेक्टर्स की बनती है। इसलिए उन्हें ट्रस्टी कहा जाता है, ट्रस्टी मान लिया जाता है। दूसरा, उनके पास पावर होते हैं, पावर कन्फर्ड अपॉन देम, ठीक है। उनके पास पावर होती है कि कंपनी के जो फंड्स हैं वो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है,
वहीं पर ही इस्तेमाल होने चाहिए और प्रॉपरली यूटिलाइज होने चाहिए, प्रॉपरली यूटिलाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे आ रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है, उनका मिस यूज किया जा रहा है, पावर का मिस यूज किया जा रहा है, तो पावर का मिस यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर भी एक केस है हमारे पास, पायरेसी वर्सेस एस मिल्स एंड कंपनी लिमिटेड का 1920 में। केस क्या था, अ कंपनी वॉज इन नो नीड ऑफ फर्दर कैपिटल, कंपनी को कोई फर्दर कैपिटल की जरूरत नहीं थी, नो नीड, ठीक है, कंपनी को कोई एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं थी, बट कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स के हाथ में पावर थी, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी का फ्रेश इशू किया, ठीक है, जो उन्होंने खुद रख लिया डायरेक्टर्स ने, डायरेक्टर्स प्लस कुछ एंड सम अदर पर्सन्स, ठीक है। ये क्यों किया उन्होंने, वोटिंग राइट्स अपने हाथ में लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट्स अपने हाथ में लेने के लिए, यानी अपनी मेजॉरिटी क्रिएट करने के लिए उन्होंने फ्रेश इशू किया, ठीक है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर्स ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, अब्यूज किया है अपने फिड्यूशरी पावर का, ठीक है, अपनी फिड्यूशरी पावर का अब्यूज किया है, इसलिए ये अलॉटमेंट जो है शेयर्स की ये वॉइड है, ठीक है, यानी जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यहां पर हमने कहा कि इन रियल सेंस, इन लीगल सेंस, ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मतलब इन्हें हमने कंपनी के ट्रस्टीज मान लिया, बट इन रियल दे आर नॉट ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। क्यों, क्योंकि उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। द फर्स्ट इज ट्रस्टी कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्टी होता है वो ट्रस्ट का एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अ डायरेक्टर कैन बी an employee of the company, जो ट्रस्टी है वो ट्रस्ट का एम्प्लॉय नहीं है, बट एक डायरेक्टर एक कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन मैक्सिमम ऑफ 15 कंपनीज, एक डायरेक्टर जो है ज्यादा से ज्यादा 15 कंपनीज में डायरेक्टरशिप ले सकता है, ठीक है, लेकिन एक पर्सन जो है एज अ ट्रस्टी नो लिमिट, वो कितने मर्जी ट्रस्ट का ट्रस्टी बन सकता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होती है ट्रस्ट की, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट vested with the trustee, vested in the trustees, यानी वो ट्रस्टीज की कस्टडी में रहते हैं, बट डायरेक्टर्स जो है वो प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, बट उन्हें कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करने का, अपने हाथ में रखने का, अपने कंट्रोल में लेने का कोई भी राइट नहीं होता है, ठीक है। ट्रस्टीज रेमुनरेशन के लिए बोल सकते हैं, रेमुनरेशन डिमांड कर सकते हैं, बट डायरेक्टर्स जो है नॉट डिमांडेड एनी रेमुनरेशन, ठीक है जी। एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम अ ट्रस्टी, ठीक है, यानी एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो ट्रस्टी बन सकती है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि पहले से ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको डायरेक्टर्स चला रहे हैं, और अगर डायरेक्टर्स भी बॉडी कॉर्पोरेट होंगे तो वो कंपनी को नहीं चला पाएंगे। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रस्टीज एंड डायरेक्टर्स, ठीक है जी। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट चलते हैं, डायरेक्टर्स एज ऑफिसर। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर, मैनेजर,
KMP एज ऑफिसर, कंपनी का एनी डायरेक्टर, ठीक है, एनी मैनेजर, KMP की मैनेजरियल पर्सनेल और एनी पर्सन जिसकी डायरेक्शंस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करता है, इन सभी को कंपनी का ऑफिसर माना जाता है, ठीक है। अंडर सेक्शन 2 subsection 59 of the Companies Act, they are liable to certain penalties if the provisions of the Company Act are not complied with। और ये ऑफिसर्स जितने भी हमने नाम लिए, अगर कंपनी एक्ट की प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हैं तो ये पनिशेबल रहेंगे, ठीक है। Moreover, whether or not a director is in employment of the company, he shall always be treated as an officer of the company। कहता अब जो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉई हैं चाहे नहीं है, बट वो कंपनी के ऑफिसर्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है जी। अब अगला आता है एज एन एम्प्लॉय, डायरेक्टर एज एम्प्लॉयज। क्या कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो एम्प्लॉय हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर जो हैं एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है जी। हमने कहा कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के एजेंट्स हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयज और सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। हमने यही कहा ना कि वो कंपनी के एजेंट हैं, बट वो कंपनी के एम्प्लॉयज या सर्वेंट नहीं हो सकते। Hence, they cannot claim their remuneration as a preferential creditors in the event of the winding up, ठीक है। मीन्स हमने क्योंकि ये कहा है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के एजेंट्स हैं, दे डू नॉट डिमांड रेमुनरेशन, ठीक है। इट मीन्स वाइंडिंग अप के टाइम पे उनका किसी किस्म का कोई राइट नहीं है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक डायरेक्टर कंपनी में, किसी भी कंपनी में एज एम्प्लॉय, एज सेक्रेटरी, ठीक है, एज मैनेजर, एज अकाउंटेंट, ठीक है, इस तरह का कोई भी एक्ट कर रहा है एज एम्प्लॉय, तो वो डायरेक्टर होने के साथ साथ एम्प्लॉय का पोजीशन भी रखता है, और उस केस में एज एम्प्लॉय उसे रेमुनरेशन भी मिलेगा, और एक एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो डायरेक्टर को दिए जाएंगे, इन एडिशन देयर सिटिंग फी एज डायरेक्टर। मतलब एज डायरेक्टर उसे उसका सिटिंग फी मिलना है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि वो एज एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय के जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी रेमुनरेशन या जो भी उसका सैलरी स्ट्रक्चर है वो उसे दिया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है एज मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है। अब पार्टनर्स कहाँ होते हैं? फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कहता जो डायरेक्टर्स हैं आर ऑल्सो समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज मैनेजिंग पार्टनर्स, बिकॉज जैसे फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते हैं, एक्ट करते हैं कंपनी के लिए, और एंड दे आर ऑल्सो यूजुअली इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। अगर उनके पास कंपनी के क्वालिफाइड शेयर्स हैं या कंपनी के शेयर्स उन्होंने परचेज किए हुए हैं, तो उस केस में अब वो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। बट पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन होता है, यानी दे आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के लिए
एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास कुछ बाइंडिंग अथॉरिटीज होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड पावर्स होती हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इनमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रोटेशनली रिटायर होते हैं। ठीक है, रोटेशनली रिटायर होते हैं। अब रोटेशनली रिटायर का मतलब क्या होता है, रोटेशनली कैसे रिटायर होते हैं। अब यहाँ पे मैं वैसे यहाँ इसका पार्ट यहाँ पे नहीं है, आगे फर्दर जाके आता है, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रोटेशनली रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो टू थर्ड ऑफ टोटल डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो टू थर्ड सपोज करो हमारे ऑफ मल्टीप्लाई टोटल डायरेक्टर्स सपोज हमारे हैं 15 है, तो माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमारे कितने हैं, सपोज हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं 5। ठीक है, तुम्हारे पास कितने बचे 10 इंटू 10। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो 20/3, तो 6 3 ज़ा 18, तो 6.6। लेकिन यहाँ पे 6.6 हो 3 हो 2 हो, हमें अपर ही लेना होता है। तो 6 पॉइंट है तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे 7 जो है वो रोटेशनली रिटायर होंगे। अभी सातों के सातों तो रिटायर नहीं होंगे, रिटायर कितने होंगे, वो इसका 1/3 पोर्शन, अब 1/3 पोर्शन जब करेंगे तो उसमें हम लोग अपर और लोअर दोनों देखेंगे, नियर अप्रोक्सीमेट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो रोटेशन में रिटायर होंगे 2/3 पोर्शन, लेकिन 2/3 पोर्शन जो हमने डिसाइड किया है 7 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे रोटेशनली, बट 7 के 7 एक ही बार में रिटायर नहीं होंगे, उनका 1/3 पोर्शन जो है वो रोटेशनली रिटायर होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो रोटेशन में रिटायर भी होते हैं। इसलिए ये कंपनी के मतलब फुल सेंस में हम मैनेजिंग पार्टनर्स नहीं कह सकते, बट एज मैनेजिंग पार्टनर काम करते हैं। इसका मतलब जो डायरेक्टर्स हैं एक्चुअली में उनका कंपनी के साथ एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वो कंपनी के लिए एज एजेंट, एज मैनेजिंग डायरेक्टर, एज ट्रस्टीज, एज एम्प्लॉय काम करते हैं, बट in a real sense they are not the trustees, agents or managing partners of the company। ठीक है, तो ये था हमारा लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो हम आगे फर्दर करेंगे जी, शेयर क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर्स एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।